एनिमे की स्टार्टिंग में हमें हारुतो नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो मिहारू को छोड़ के जा रहा था क्योंकि उसके पिता को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया था। मिहारू बोलती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। ये देखकर हारुतो उससे प्रॉमिस करता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और मैं बड़े होने के बाद तुम्हारे पास जरूर लौटूंगा, फिर हम शादी कर लेंगे। फिर वो एक सख्त लौंडा बन जाता है। वो बोलता है मिहारू मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है। हारुतो अब बड़ा हो चुका था। वो एक बस में होता है। हमें पता चलता है उनके सामने से एक ट्रेन गुजरने वाली थी और इसलिए वहाँ पे रेड लाइट भी जली थी, लेकिन हमारे बस ड्राइवर ने थोड़ा सा सस्ता नशा कर लिया था और इसी वजह से और वो गधा बस वाला ट्रेन में जाकर अपनी बस को ठोक देता है जिससे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छोटे से लड़के को दिखाया जाता है जो चारों तरफ देखकर बोलता है अरे आखिर में ये कहाँ पे आ गया। उसे अपने पुरानी जिंदगी के फ्लैशबैक आ रहे थे जहाँ पे उसके दादाजी उसे सिखा रहे थे आखिर कैसे तलवार चलाई जाती है। और दूसरी तरफ हारुतो हाई स्कूल में मिहारू को किसी दूसरे लड़के के साथ जाते हुए देख रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे दरवाजा खुलता है और कुछ लुटेरे अंदर आते हैं। उन्होंने एक लड़की को किडनैप कर लिया था जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। वो लुटेरे हारुतो को बाहर भेज देते हैं एंड पार्टी करने लगते हैं। हारुतो बाहर जाके बेरीज खाने लगता है। फिर हारुतो अपनी पुरानी जिंदगी को अच्छे से मेमोराइज करता है। पुरानी जिंदगी में मेरा नाम था हारुतो और जब मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट था ट्रेन और बस की टक्कर से मेरी मौत हो गई, लेकिन इस जिंदगी में मेरा नाम है रियो जिसका बस एक ही लक्ष्य है अपने मॉम के हथियारों को मारकर उनका बदला लेना। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हारुतो अपनी मॉम से पूछता है मॉम आखिर हमारे बाल ही यहाँ पे काले क्यों हैं? उसकी मॉम बोलती है क्योंकि हम लोग यहाँ से नहीं हैं, हम लोग हियागुमो से आए हैं। लेकिन एक दिन सडनली उसे पता चलता है उसकी मॉम की हत्या हो चुकी है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रियो तुरंत अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ लड़कियां उसे आवाज लगाती है। वो लड़कियां बोलती है आखिर तुमने हमारे जैसी बालों वाली कोई लड़की यहाँ पे देखी है क्या? हारुतो इंस्टेंटली बोलता है नहीं मैंने नहीं देखा है। बट वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम सिलिया होता है। वो बोलती है क्या तुमने हमारी जैसी सुंदर कन्या को यहाँ कहीं देखा है? हारुतो बोलता है यहाँ ज्यादातर ऐसी लड़कियाँ होती है जिनके कपड़े फटे होते हैं और अगर तुम्हें किसी ऐसी ही लड़की को ढूंढना है तो जाहिर सी बात है तुम्हें अपने कपड़े को चेंज कर लेना चाहिए वरना लुटेरे तुम्हें लूट सकते हैं। वहाँ पे सबसे लंबी लड़की बोलती है ओह तब तो हमें इंस्टेंटली इस कपड़े को छोड़ना होगा ताकि हम लोग क्रिस्टीना को जल्द से जल्द ढूंढ पाएं। तभी वो सिलिया को मैजिकल पावर का यूज करके उस जगह को स्कैन करने के लिए बोलती है। सिलिया ऐसा ही करती है और वो आसपास की जगह को स्कैन करने लगती है। उसे पता चलता है हारुतो के पास भी एक मैजिकल पावर है, लेकिन वहाँ पर उन चारों लोगों के अलावा और भी कोई मैजिकल पावर को यूज नहीं कर सकता था। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सिलिया हारुतो को एक पाउच देती है जिसमें काफी सारे सिल्वर कॉइन्स थे। जैसे ही हारुतो उसे देखता है वो इंस्टेंटली अपने गले में उसे बांधता है और घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उस पे एक चाकू से अटैक हो जाता है, लेकिन सिल्वर कॉइन ने उसे बचा लिया था। उसे कुछ नहीं होता, बस छोटी सी खर हो जाती है। तभी वो देखता है वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे मारे जा चुके हैं, वो भी एक नए क्रिमिनल के हाथों। फिर वो हारुतो की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही अपनी तलवार को निकालता है टाइम फ्रीज हो जाता है और वहाँ पर एक लड़की अपीयर हो जाती है जो बोलती है हारुतो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें बेसिक फंडामेंटल जादू बताती हूँ। मैजिक का यूज करो जिससे तुम्हारे आसपास की शक्तियाँ तुम्हारी हो जाएगी, जिससे तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड तुम्हारी मूवमेंट स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट। फिर से टाइम अनफ्रीज हो जाता है और हारुतो उस हथियारे पे अटैक करता है, लेकिन वो क्रिमिनल भी मैजिक का यूज कर सकता था। वो मैजिकल पावर को यूज करता है और फिजिकल एबिलिटी को एनचांट कर देता है। लेकिन ये सब मगजमारी करने के बाद भी वो जैसे ही हारुतो पे अटैक करता है हारुतो को कुछ भी नहीं होता है। हारुतो इजिली उससे बच जाता है एंड उस क्रिमिनल के हाथ को पकड़कर उसे मोड़ देता है, जिससे वो क्रिमिनल काफी ज्यादा पागल हो जाता है एंड बिना कुछ सोचे समझे हारुतो पे अटैक करने लगता है।
जिससे हारुतो और भी इजीली उसे पीटने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है वो नोटिस करता है ये आदमी तो पहले ही बेहोश हो चुका है। फिर वो अपने आसपास देखता है एंड उसे पता चलता है इस घर का जो मकान मालिक था वो पहले ही निपट चुका है। फिर उसकी नजर एक थैले पे पड़ती है जिसमें से एक लड़की की आवाज आ रही थी और जैसे ही हारुतो उस थैली को खोलता है उसे वही लड़की सामने मिलती है। वो लड़की हारुतो के पास गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे प्लीज अपने पिताजी के पास ले चलो, वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पुरस्कार देंगे। हारुतो पूछता है आखिर तुम्हारे पिताजी कौन है और तुम रहती कहाँ पे हो, लेकिन आंसर देने से पहले ही वो आसपास को देखती है एंड बेहोश हो जाती है। तभी हारुतो को एहसास होता है ये शायद वही लड़की है जिसे ढूंढने के लिए वो 4 लड़कियां आई थी। फिर वो उसे कंधे पर उठाकर वहाँ से जाने लगता है बट सामने से वही चारों लड़कियां आ जाती है और उन्हीं लड़कियों में क्रिस्टीना वहाँ पर आती है और हारुतो को एक थप्पड़ मार देती है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को किडनैप करने की? हारुतो एक्सप्लेन करने की ट्राई करता है लेकिन वो लोग उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे और ऊपर से वो लड़कियां उस पे तलवार तान देती है और दूसरी तरफ सीलिया एंड फ्लोरा उसे हील अप करने लगती है। तभी एनिसा जो सबसे लंबी लड़की होती है वो बोलती है मुझे तुम्हें फोर्सफुली यहाँ से महल ले जाना होगा। हारुतो आसपास की सिचुएशन को देखकर हाँ कर देता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर रॉयल गार्ड्स पहुँच चुके थे और उन्हें वहाँ पर एक जिंदा हथियारा मिल जाता है। उनका कैप्टन उन्हें लाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो लोग उसे लाने लगते हैं वो आदमी मर जाता है। तभी हमें एक पोशाक पहने आदमी को दिखाया जाता है जो एक क्रिस्टल को दबाता है जिससे वो आदमी मर जाता है। फिर हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुतो को सजा दी जा रही थी। हारुतो बोलता है आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उन्होंने तो बोला था कि हम लोग सिर्फ बातचीत करेंगे, तो ये सब तुम लोग क्या करना चाहते हो? लेकिन उनके सामने वाइस कैप्टन ऑफ रॉयल गार्ड्स खड़ा होता है। वो बोलता है आखिर तुमने प्रिंसेस फ्लोरा को किडनैप क्यों किया था? जब हारुतो उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता है तो वो गधा उसे मारने लगता है और बार बार एक ही रट को लगाया था, मुझे सब कुछ बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन हमारे हारुतो को कुछ भी पता नहीं था। फिर हमें थोड़े दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस फ्लोरा उठ चुकी थी और उसके बगल में एनिसा बैठी हुई थी जो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वहाँ पर सीलिया भी होती है जो उसे तुरंत पानी देती है। पानी पीने के बाद फ्लोरा एनिसा से सब कुछ जानकारी लेती है एंड वो तुरंत बोलती है जल्दी से हारुतो को आजाद कराओ। एलिसा बोलती है लेकिन इसमें तो बहुत ही टाइम लगेगा क्योंकि हमें पहले महाराज से जाकर बात करनी होगी एंड उससे ऑर्डर लेने के बाद वहाँ से जाने लगती है एंड उसके साथ सीलिया भी जाती है। बट वहीं पे दूसरी साइड हारुतो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उस गधे वाइस कैप्टन ने उसे इतना ज्यादा मारा था कि उसका पूरा फेस सूज गया था एंड वो मारते मारते वाइस कैप्टन भी थक गया था। तभी वहाँ पर सीलिया और एनिसा आ जाती है। आखिर हारुतो की इन्होंने क्या हालत बना दी है? वो लोग रॉयल गार्ड से पूछते हैं आखिर तुमने ये क्या कर दिया है? रॉयल गार्ड बोलता है हमने जो किया बिल्कुल सही किया क्योंकि इसने हमारी प्रिंसेस को किडनैप करने की जुर्रत की थी, इसे तो मर जाना चाहिए था। तभी एनिसा बोलती है आखिर तुम ये क्या बक रहे हो, इसी ने तो हमारे प्रिंसेस को बचाया था और यहाँ तक कि मिस फ्लोरा ने भी यही बोला है और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये बहुत ही ज्यादा नाजुक मामला है, इसे अच्छे से हैंडल करना। ये सुनने के बाद वो रॉयल गार्ड वहाँ से जाने लगता है लेकिन जैसे ही सीलिया हारुतो के पास जाने की कोशिश करती है हारुतो उसे दूर फेंक देता है एंड उसका करना जेन्युइन भी था क्योंकि उसने इन पे भरोसा किया था एंड इन्होंने उसे मार मार कर बहुत ही ज्यादा हालत खराब कर दिया था। सीलिया बोलती है रुको मैं तुम्हें हील करती हूँ। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फाइनली हारुतो उठ चुका था लेकिन जैसे ही हारुतो उठता है वो अपने सामने सीलिया को देखता है। सीलिया उसे बताती है मैंने तुम्हारे जख्मों का इलाज कर दिया है क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि हमारी वजह से तुम्हें बहुत ही टॉर्चर सहना पड़ा है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हारुतो को राजा के सामने पेश किया जाता है क्योंकि वहाँ के किंग उसकी बेटी को बचाने के लिए हारुतो का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। बट जैसे ही गेट खुलता है हमारा हारुतो फुल जेंटलमैन बन के निकलता है। ये देखकर फ्लोरा इम्प्रेस हो जाती है एंड बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके बगल में सीलिया भी होती है। सीलिया उसे बोलती है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लेना, मैं इसी स्कूल के बेसमेंट में लाइब्रेरी में रहती हूँ। एंड उसे क्लास के लिए गाइड करने लगती है। वो बोलती है, क्या तुम्हें पता है यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो सारे रॉयल्स होते हैं, तो तुम थोड़ा संभल के रहना। हारुतो बोलता है, अरे चिंता मत करो, मुझे पता है मेरी जगह कहाँ पे है। क्लासरूम में जाने के बाद सीलिया हारुतो को इंट्रोड्यूस करती है, ऑफ कोर्स उसके दूसरे नेम से जो होता है रियो, लेकिन हम उसे हारुतो ही बोलेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो सीलिया के इंट्रोडक्शन के बाद सारे बच्चों में गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाती है, क्या यही वो लड़का है जिसने प्रिंसेस फ्लोरा को बचाया था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे राजा साहब हमारे हारुतो को रॉयल स्कूल का स्कॉलरशिप दे देते हैं और इसीलिए हारुतो अभी रॉयल एकेडमी में खड़ा था। हारुतो जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन खत्म करता है, एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बोलता है, अरे ये तो मुझे एक सर्वेंट की तरह लग रहा है, ये क्या पड़ेगा हमारी रॉयल एकेडमी में। एंड इसे सुनने के बाद सारे बच्चे हंसने लगते हैं। एंड गेस व्हाट, ये पूरा लेक्चर सीलिया का ही होता है। पूरे लेक्चर में हारुतो का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जैसे ही लेक्चर खत्म होता है हारुतो लाइब्रेरी की तरफ जाता है। जैसे ही वो लाइब्रेरी में एंटर करता है वो देखता है, अरे यहाँ पे तो सारे बुक्स बिखरे पड़े हैं। सीलिया इसका एक्सक्यूज बनाती है एंड बोलती है, वो मुझे ये सब साफ करने का टाइम नहीं मिलता है। फिर दोनों मिलकर लाइब्रेरी को साफ करने लगते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हारुतो ने इजी पीजी इस दुनिया के लैंग्वेज को सीख लिया था, वो मल्टीप्लिकेशन इजिली कर सकता है। ये देखकर सीलिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हारुतो बोलता है, मुझे बस नंबर में दिक्कत है, बाकी मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो जानता ही हूँ। ये सुनकर सीलिया बोलती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पूरे क्लास में स्टेलिया ही है जो ये सब कर सकती है, एंड इसके बाद तुम हो। फिर वो दोनों चाय की चुस्की लेने लगते हैं। हारुतो एक फेवर मांगता है, क्या आप मुझे पढ़ने के लिए कुछ बुक्स दे सकती हैं? सीलिया हाँ बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सारे रॉयल स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। वो सारे फाइटिंग सीख रहे थे, वो लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हारुतो को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर ने ऑलरेडी हारुतो के अंदर एक स्वॉर्ड्समैन को देख लिया था। तभी वो बोलते हैं, तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है वो सारी यूज करके मुझ पे अटैक करो। हारुतो अपने दादाजी के साथ ट्रेनिंग को याद करता है एंड उस पे अटैक कर देता है। उतनी छोटी सी एज में वो बहुत ही अच्छा कर रहा था, जिससे वो अपने आसपास के स्टूडेंट की अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है, स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, बच्चे तुम्हारे अंदर स्वॉर्ड्समैन बनने की पावर है, लेकिन हारुतो उसे मना करते हुए बोलता है, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि उन सभी का टेस्ट लिया जा रहा था और टेस्ट खत्म होने के बाद हारुतो बाहर निकलता है। उसे मिहारू की याद आ जाती है, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके वहाँ से जाने लगता है। रूम में पहुँचने के बाद वो बोलता है, डैम, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? मिहारू हारुतो के जिंदगी से आती है, जिसने बहुत सारे वादे किए थे। हारुतो ने भी बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन मिहारू ने उसके वादे को तोड़ दिया और वो कभी भी मेरे पास लौट के नहीं आई। और उस दुनिया में हारुतो अब मारा जा चुका है, तो मुझे अपने आप पे फोकस करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रिजल्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे। सारे स्टूडेंट्स देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं जब वो नोटिस करते हैं, अरे टॉपर तो हारुतो बैठा है, ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। और उसके साथ साथ ही क्रिस्टीनिया भी टॉप पे होती है, लेकिन वहाँ पे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बोलती है, तुमने पक्का चीटिंग किया होगा, वरना तुम्हारे जैसा एक लो क्लास बच्चा टॉप कैसे कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर सीलिया आ जाती है एंड हारुतो का साथ देने लगती है, जिससे उस बिगड़े हुए बच्चे का मुंह बन जाता है एंड वो वहाँ से जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीलिया और हारुतो चाय पी रहे थे। सीलिया बोलती है, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ, तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है, जिससे तुम पूरे स्कूल में फेमस हो चुके हो एंड इसी वजह से तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। हारुतो बोलता है, आप भी तो अपने टाइम पे टॉप स्टूडेंट्स में रही होंगी, तो क्या आपको बुली किया जाता था? वो बोलती है, हाँ मुझे बुली तो किया जाता था, लेकिन मैं अक्सर उन्हें इग्नोर कर देती थी। ये सुनने के बाद हारुतो मुस्कुरा देता है। फिर दिन ऐसे ही चलने लगते हैं। फिर हमें स्वॉर्ड्स मास्टर को दिखाया जाता है, जो कुछ स्टूडेंट्स को पिक करते हैं जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे, और उनमें से एक हमारा हारुतो भी होता है। बट उसमें से एक वही लड़का होता है जो बहुत ही ज्यादा बदमाश टाइप का है, और वो फिर से हारुतो से चिढ़ने लगता है। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, अरे बच्चे तुम चुप रहो, मैंने जो डिसीजन ले लिया वही आखिरी डिसीजन होता है। और फिर से उस बच्चे का मुंह बन जाता है एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, और इस बार भी वो चाय
चाय पीते पीते बात कर रहे थे। हारुतो बोलता है भले ही मैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नाइट बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। सीलिया बोलती है अगर तुम्हें नाइट नहीं बनना है तो आखिर तुम क्या करोगे? हारुतो बोलता है मैं किसी जर्नी पे जाना चाहता हूँ, मुझे कोई काम है। सीलिया बोलती है आखिर तुम कहाँ जाना चाहते हो? हारुतो बोलता है मैं अपने पेरेंट्स के होम रीजन में जाना चाहता हूँ, जो है यागुमो रीजन। एंड ये बोलने के बाद वो अपने मॉम को याद करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसका रेफरी एक रॉयल नाइट्स होता है। वहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड थी और फाइनली टूर्नामेंट बिगिन हो जाता है। एक साइड से आता है हमारा हारुतो और दूसरी साइड से आता है हमारा रॉयल नाइट्स का वाइस कैप्टन, जिसने हारुतो को बहुत ही बुरी तरह से मारा था, जिसका बदला वो इस टूर्नामेंट में लेने वाला है। फिर फाइट स्टार्ट होती है। हारुतो बिना शील्ड के था, वो बस अपनी स्वॉर्ड के दम पे लड़ाई कर रहा था। दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। उनकी लड़ाई देखकर ऑडियंस पागल हो रहे थे। तभी वाइस कैप्टन सडनली उस पे अटैक कर देता है, लेकिन हारुतो उसके स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और उसके गर्दन पे अपनी तलवार को रख देता है। लेकिन वहीं पे हमारा वाइस कैप्टन थोड़ा सा पागल था और वो जाके रेफरी को बोलता है दरअसल मेरा ध्यान दूसरी तरफ है, क्या मुझे दूसरा मौका मिल सकता है? और वो रेफरी दरअसल और कोई नहीं रॉयल नाइट्स का कैप्टन होता है, जो इसे सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। लेकिन हारुतो की जीत से कोई भी ऑडियंस खुश नहीं होती है, बस वहाँ पे दो ही लोग खुश होते हैं, पहला तो सीलिया और दूसरा हमारा स्वॉर्ड्स मास्टर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा गधा वाइस कैप्टन अपने ही दुश्मन के साथ बियर पी रहा था। वो वही बंदा था जिसने क्रिस्टल का यूज करके उस आदमी को मारा था। एंड अभी वो बंदा अपने मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके वाइस कैप्टन को अपने बस में कर रहा था। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सीलिया कैंपस में हारुतो का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो चाहते थे मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। जैसे ही हारुतो आता है, वो लाइब्रेरी जाने की जगह दूसरी तरफ चला जाता है। वो उसका पीछा करती है एंड वो देखती है हारुतो को एक लेटर देती है एंड उसे पढ़ने के लिए बोलकर शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। ये देखने के बाद सीलिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। एंड अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, जहाँ पे वो दूसरी जर्नी में निकलने वाला है, तो प्लीज इसमें सपोर्ट दिखाओ, वरना इसका सेकेंड पार्ट मैं नहीं ला पाऊंगा।